हाय एवरीवन। हेलो जी। हेलो हेलो हेलो, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है बच्चों आप सबका मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की आखिरी क्लास में, जिसके अंदर हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में पढ़ेंगे, टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। छोटू सा हमारा ये चैप्टर रहता है, इसको 1.5 घंटे में खत्म करते हैं। ठीक है जी, ओके। चलिए, लेट मी शेयर दी स्लाइड विद ऑल ऑफ यू। मैम आज क्वेश्चंस नहीं होंगे, पहले चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं ना, क्या कहते हो? वो ज्यादा बेटर रहेगा। फर्स्ट लेट अस कंप्लीट दी चैप्टर, क्योंकि हमें क्या सिर्फ मुझे इन्फॉर्म ही तो करना है उनको 2 दिन पहले कि भैया मुझे एक क्वेश्चन का एक सेशन चाहिए तो वो लगवा दो, है ना? तो वो अपन कर लेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस बिल्कुल दिक्कत मत लो। तुम खुद भी देख पा रहे हो कि हम लोगों ने अभी तक जितने भी चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं उसके ऊपर भी बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस अपन ने की है ना। तो ऑब्वियसली बात है, मैग्नेटिक फिजिक्स से हमें कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी है ना? तो इसके ऊपर भी करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये बच्चों हमारी क्लास कंडक्ट होती हुई 9 नवंबर को, ठीक है, 9 नवंबर को। इसके अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक मोमेंट, टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कॉइल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फिजिक्स वो वाला यूनिट नहीं है जहां पर मैं ये बोल सकूं कि बिल्कुल ध्यान से सुनना वरना समझ नहीं आएगा। जो कुछ कुछ थ्योरम्स हैं जो ऐसी थी वो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर की मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर की। और फिर बाद में हम बोल पाएंगे कि हाँ भैया, अब ये जो हमारा चैप्टर है बिल्कुल तसल्ली से कंप्लीट हुआ है। रेडी? हाँ जी, शुरू करें? ठीक है, चलिए। तो मैं जिस तरीके से बच्चों, अगर मैं इस चैप्टर के ऊपर लास्ट क्लास की स्लाइड देखूं तो एक बार मैं टॉपिक नंबर देख लेती हूँ। तो अपन थे 7th टॉपिक के ऊपर, है ना? 8th टॉपिक के ऊपर आ जाओ, नोट मेकिंग शुरू करो। तो अपना 8th टॉपिक आ जाता है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल। लिखना, मैग्नेटिक मोमेंट of a current carrying coil, of a current carrying coil। अब देखो, मेरी बात सुनो। अपन ने ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इफ यू ऑल रिमेम्बर, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में डिस्कशन किया था। और वहां पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल की इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिफाइन की थी। और ये अभी थोड़ी सी सिचुएशन की बात है कि जो हमारी लास्ट क्लास थी उसके अंदर हम लोगों ने मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में भी बात की, लेकिन वो मैग्नेटिक मोमेंट अपन ने डिस्कस की एक मैग्नेट के लिए, है ना? तो मैं तुम लोगों को बोल रही हूँ कि जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बेसिकली एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी हेल्प से हम ये बता पाते हैं कि एक डाइपोल, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है, वैसे डाइपोल की डाइपोल मोमेंट हो जाती है, चाहे वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो या फिर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो। तो इसको इस तरीके से सोचो कि अगर दी ऐसे बोल रही है कि जैसे चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, मोनोपोल की मोनोपोल स्ट्रेंथ होती है, वैसे ही अगर एक मैग्नेट की मैग्नेटिक मोमेंट है, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको अपन डिफाइन करते हैं जो किससे रिलेटेड है कि एक मैग्नेट कितनी बड़ी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। तो फिर तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए कि यार मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट थोड़ी प्रोड्यूस करता है, एक करंट कैरिंग कॉइल भी तो प्रोड्यूस करता है। तो एक करंट कैरिंग कॉइल की किस तरीके से मैग्नेटिक मोमेंट निकाली जाती है वो देखो, वेरी इजी। यहां पर लिख दो कि इसको इस तरीके से करो, पहले एक कॉइल बना दो कि मान लो फॉर एग्जांपल इस तरीके से ये एक कॉइल है, बहुत ही छोटा टॉपिक है, ठीक है। मान लो ये मेरे पास इस तरीके से कॉइल है जिसके अंदर आई का करंट है, और मान लो बच्चों इस कॉइल के रेडियस की वैल्यू आर है। तो सबसे पहले अगर मान लो मैं मैग्नेटिक मोमेंट की बात करूं, ठीक है, तो उसका मैग्नीट्यूड देख लो क्या होता है। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड होता है जो करंट है कितने एरिया को इनक्लोज कर रहा है।
करंट मल्टीप्लाइड बाय द एरिया इट इज इंक्लूजिंग। जैसे कि अगर मान लो मैं ये वाले सिनेरियो में डिफाइन करूं तो मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा कि आई का एरिया देखो किस तरीके से पाई आर स्क्वायर की एरिया को इंक्लूज कर रहा है। और वैसे ही अगर मान लो मुझे मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन निकालनी हो तो तुम लोग ये देखो कि ये जो करंट है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी। तो वी हैव बीन थ्रू दिस कि अगर मान लो मेरे पास इस तरीके से कॉइल है, मैं अपना राइट हैंड लूंगी, अपने फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में कर्ल कर दूंगी, थंब मुझे दे देगा कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, बस वही मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होगी। लिखो मैंने क्या बोला कि अपना राइट हैंड लो, कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्ल योर फिंगर्स in the direction of current, और अगर आप ऐसा करते हैं तो जो थंब है तुम्हें वो डायरेक्शन दे देगा कि इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, क्योंकि हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट एक करंट कैरिंग वायर के लिए नहीं डिफाइन कर रहे हैं, एक करंट कैरिंग कॉइल के लिए डिफाइन कर रहे हैं। कॉइल हमेशा क्लोज्ड होता है। तो बस अपना राइट हैंड लो, अपने फिंगर्स को कर्ल कर दो करंट की डायरेक्शन में, थंब तुम्हें दे देगा कि उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, बस उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट होगी। तो अगर आप ऐसा करोगे, thumb will give you the direction of the magnetic moment. Thumb will give you the direction of magnetic moment. ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं किसी चीज की डायरेक्शन को अगर मैं डिफाइन कर पा रही हूँ इसका मतलब वो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो मैं यहाँ पर ए पॉइंट में लिख सकती हूँ कि मैग्नेटिक मोमेंट मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। फिर बाद में बच्चों में इसके यूनिट्स और डिमेंशंस भी लिख सकती हूँ। ये देखना, यूनिट्स और डिमेंशंस। तो अगर तुम लोगों को फॉर्मूला भी याद है, यूनिट्स और डिमेंशंस निकालने में दिक्कत नहीं होगी। यूनिट मेरे पास हो गया करंट का यूनिट मल्टीप्लाइड बाय एरिया का यूनिट, तो ये मेरे पास आ गया एम्पियर मीटर स्क्वायर, और डिमेंशंस मेरे पास क्या आ गया, एम्पियर लेंथ का स्क्वायर। टॉपिक खत्म। लिखो, इसके ऊपर फिर कुछ क्वेश्चंस करवाती हूँ। ये देखो, डन। आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। तो देखना क्वेश्चन, ये फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट। क्वेश्चन देखना क्या है, फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, 3-4 क्वेश्चंस करवाती हूँ। पहले एक बार डिफाइन करने वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, बिल्कुल एक बेसिक लेवल का क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि अगर एवरेस्ट की चढ़ाई भी करनी है तो शुरू तो फर्स्ट स्टेप से ही करना पड़ेगा। तो मान लो मैंने तुम लोगों को बोला कि भैया ये ना मेरे पास इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसके अंदर 10 एम्पियर का करंट दौड़ रहा है। ठीक है, तो ये वाली जो इसकी लेंथ है वो है 4 मीटर, ये वाली जो इसकी लेंथ है वो है 3 मीटर। तो मैंने तुमसे पूछ लिया कि बताओ ये जो करंट कैरिंग कॉइल है इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना है तुम्हें, बताओ। वन 120 इनसाइड देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालो कि अगर मैं मैग्नेटिक मोमेंट के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर 10 एम्पियर का करंट है,
देख लो कितनी एरिया को इनक्लोज कर रहा है. सो व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ. तो ये मेरे पास आ गया 20 मीटर स्क्वायर. अच्छा, ओ यार दिस इज सो लेम, बट कोई बात नहीं, मैग्नेटिक फिजिक्स अपन थोड़ा बात भी कर सकते हैं. ये चीज तुम्हारे साथ भी होती थी क्या, कि जब हम छोटे होते थे, ठीक है, तो लेंथ ब्रेथ पहली बार जब बोलना सीखा था, ऑडिबल विजिबल, ऑडिबल विजिबल फटाफट से बताओ. सॉरी यार, लैपटॉप चार्जिंग से हट गया था और 1% बैटरी है. ऑडिबल विजिबल, हाँ. तो मैं ये बोल रही थी कि अपन छोटे होते थे वैसे भी नर्वस होते ही थे, है ना. तो ऐसे जब लेंथ पहली बार बोलना सीखा था तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट जब ब्रेड तो बोलते थे, किसी के मुंह से ब्रेस्ट निकला है ऐसे खुली सभा में सबके सामने, जब टीचर ने तुम लोगों को खड़ा करके पूछा, हुआ होगा. देखा यहाँ पर है कुछ मुझे दिख गए कुछ तो हाथ दिख गए नहीं. जिन जो बच्चे ना बोल रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन द वंडरफुल प्रिंस लाइफ और द प्रिंसेस लाइफ दैट यू ऑल हैव लेड, far away from the embarrassment of the kind of embarrassment that the rest of us peasants had to go through. ठीक है, ये देखना एक बार. तो वेरी इजी कि भैया 10 एम्पियर का करंट है, 12 मीटर स्क्वायर की एरिया को इनक्लोज कर रहा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट मेरे पास हो गया 120 एम्पियर मीटर स्क्वायर. और अब मान लो अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो मुझे करना क्या है, राइट हैंड लेना है, अपनी फिंगर्स में जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है ना, उस डायरेक्शन में मुझे अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है. तो थंब आ गया अंदर की डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगी यहाँ पर अंदर की डायरेक्शन में. क्लियर? हाँ जी, एक बार देखो. फिर मैं तुम लोगों से ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकती हूँ कि चलो एक कॉइल का तो तुम लोगों को आ गया. अब मान लो मैं इस तरीके से 2 कॉइल ले लूं, कि मैंने तुम्हें बोला मेरे पास ना इस तरीके से 2 सर्कुलर कॉइल्स हैं, ठीक है. इसके अंदर करंट 40 इसके अंदर करंट 4 एम्पियर का है. इसके रेडियस की वैल्यू है 10 मीटर. इसके अंदर करंट 2 एम्पियर का है और इसके रेडियस की वैल्यू है 6 मीटर. व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सिस्टम? बताओ. 2 करंट कैरिंग कॉइल्स हैं सर्कुलर, जो इस तरीके से कोसेंट्रिक हैं, कोप्लेनर हैं, और अब तुमसे पूछा हुआ है व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सिस्टम. हाँ जी, बस ठीक है. बच्चे अपने क्लासरूम ट्रॉमा शेयर करने लग गए हैं. होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है. अभी यहाँ पर आ जाओ. तो मैं देख पा रही हूँ कि भैया 2 कॉइल्स है, दोनों की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट होगी, और उन मैग्नेटिक मोमेंट को मैं नॉर्मली ऐड नहीं कर सकती क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर है. तो मैंने सबसे पहले बड़े वाला कॉइल लिया, तो मैं देख पा रही हूँ 4 एम्पियर का करंट ऐसे दौड़ रहा है, इसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट हो गई अंदर की डायरेक्शन में, और उसकी वैल्यू कितनी आ गई? तो 4 एम्पियर है, कितने एरिया को इनक्लोज कर रहा है? पाई 10 का स्क्वायर, पाई 10 का स्क्वायर. तो ये मेरे पास क्या आ गया? ये मेरे पास हो गया 400 पाई एम्पियर मीटर स्क्वायर, है ना. उसके बाद फिर बाद में मैं दूसरे कॉइल को लूंगी. अब मैं देख पा रही हूँ कि इस कॉइल में करंट ऐसे है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट बाहर आएगा, और अगर मैं इस मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू बताऊं तो वो मेरे पास आ जाएगा 2 एम्पियर का करंट. देख लो कितनी एरिया को इनक्लोज कर रहा है? पाई 6 का स्क्वायर, जो मेरे पास क्या आ गया? 72 पाई एम्पियर मीटर स्क्वायर. अब वेक्टोरियल एडिशन करूं, अंदर की डायरेक्शन में 400 पाई है, अंदर की डायरेक्शन में 400 पाई है ना. बाहर के डायरेक्शन में 72 पाई है, तो ऑब्वियस सी बात है जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो भी अंदर की डायरेक्शन में ही होगा.
वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंदर की डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक मोमेंट है माइनस बाहर की डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक मोमेंट है, इससे तुम्हारे पास आंसर क्या आ गया, 328 पाई एम्पियर मीटर स्क्वायर। मेक सेंस? हाँ जी, एक बार जरा सा देखिए। अरे बस करो, ठीक है। एक तो तुम लोग अपने गुणगान भी, मतलब तुम लोग अपनी कहानियां भी उस मोमेंट पे सुना रहे हो जहां पर मैं पढ़ नहीं सकती। सो ट्रस्ट में ये जो मैं बोल रही हूँ बस करो, इट इज लेस बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मैं चाहती हूँ कि तुम लोग फोकस करो, मोर बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आई एम मिसिंग आउट, है ना। तो एक बार जरा सा क्वेश्चन के ऊपर फोकस कीजिए, एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर बाद में अपना ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो अब की बार लेट मी गिव यू अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन। मैंने देख लिया है कि तुम लोग मान नहीं रहे हो, तुम लोग गलतियां नहीं कर रहे हो जैसे मैं चाह रही हूं, तो लेट मी ब्रिंग अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये देखो, ये मेरे पास ना, ये मेरे पास इस तरीके से एक 3 डायमेंशनल स्पेस है, ठीक है। देखना, ये मेरे पास इस तरीके से 3 डायमेंशनल स्पेस है, और अब देखिएगा मेरे पास ऐसे एक कॉइल है, ठीक है। इस तरीके से मेरे पास एक कॉइल है, ये है 2 मीटर, ठीक है। ये है मेरे पास 4 मीटर, ये है मेरे पास 3 मीटर, ये है मेरे पास 4 मीटर, और इसके अंदर करंट ऐसे 10 एम्पियर का दौड़ रहा है। अब निकालो व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नीट्यूड बता दो बस, व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस कॉइल। नॉट डिफिकल्ट। 200, लेट्स सी। तो मैं देख पा रही हूं कि सबसे पहले अगर मान लो मैं ये वाले सेगमेंट की बात करूं, 200, बोला ना कि तुम लोग गलती नहीं कर रहे, तो मैंने सोचा एक बार गलती करवा दें। पहले ये देखो, इसके अंदर करंट ऐसे दौड़ रहा है, तो अगर इसके अंदर करंट ऐसे दौड़ रहा है, इसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में है। वैल्यू कितनी आ गई, कितना करंट फ्लो कर रहा है मल्टीप्लाइड बाय कितनी एरिया इनक्लोज हो रही है, 80 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये वाली एरिया कितनी आ गई, 8। फिर बाद में मैं देख पा रही हूं, फिर अब मेरे पास एक ये वाला करंट भी है। 3 डायमेंशनल क्वेश्चन था, ध्यान दो, कब तक गवार रहोगे। तो मैं देख पा रही हूँ इसमें करंट देखो कैसे दौड़ेगा, ऐसे, है ना, ऐसे करंट दौड़ रहा है, ऐसे, इसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट नीचे है। वैल्यू कितनी, कितना करंट दौड़ रहा है मल्टीप्लाइड बाय कितनी एरिया है, 120 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितनी आएगी, इट इज नॉट 200, है ना। नेट मैग्नेटिक मोमेंट मेरे पास आ गया अंडर रूट ऑफ 80 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को देखो तुम लोग ना थोड़ा सा स्मार्टली सॉल्व किया करो। जैसे जो 80 है, दोनों में एक तो 10 कॉमन है, दोनों में एक 4 कॉमन है, मतलब दोनों में 40 कॉमन है,
बाहर निकाल लो, 40 के स्क्वायर को बाहर निकाल लो, तो ये मेरे पास रह गया 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास कितना आ गया 40 अंडर रूट ऑफ 13 एम्पियर मीटर स्क्वायर। देखिए, ठीक है, जिनका गलत हुआ है कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ आना चाहिए। तो ये हमारा टॉपिक था बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट का, मैग्नेटिक मोमेंट का। अब तुम लोगों को डेजावू होगा। अब आ जाओ 9th टॉपिक के ऊपर। अब तुम्हें डेजावू होगा जब हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक, नहीं, जब हम लोग डिस्कस करेंगे करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी और टॉर्क का फॉर्मूला तुम लोगों को ऑलरेडी पता है, क्योंकि हम लोगों ने इत्तेफाक से ये वाला जो टॉपिक है, कोई भी चीज जो मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट कर रही है उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने वाला टॉपिक, जैसे कि मैग्नेट जब हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ये अपन कर चुके हैं। तो लिख देते हैं कि जो टॉर्क लगेगा उसकी वैल्यू आ जाएगी m क्रॉस बी, और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी कॉइल की उसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस m डॉट बी। फिजिक्स सिचुएशन पे नहीं डिपेंड करती, कंक्लूजन सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। लिखिए, तो इसको समझने के लिए रुकना, इसको यहां पर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज एम बी साइन थीटा, where theta is the angle between the magnetic moment in external magnetic field, and this is minus mb cos theta, of course theta being the angle between the magnetic moment and the external magnetic field. तो सबसे पहले एक जनरल डायग्राम बना देते हैं पॉइंट नंबर ए में। पॉइंट नंबर ए क्या, इसको ऐसे ही बना लो कि मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास ना एक ये कॉइल है, मान लो मेरे पास, मान लो मेरे पास एक ये कॉइल है, ठीक है, इसके अंदर ऐसे आई का करंट दौड़ रहा है, ठीक है, इसके अंदर इस तरीके से आई का करंट दौड़ रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो आगे इस डायरेक्शन में। अब मान लो अगर मैं इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखती हूं, मान लो मैंने इसको इस तरीके से एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच में एंगल है थीटा, तो जो टॉर्क लगेगा इस करंट कैरिंग कॉइल के ऊपर जिसकी वजह से घूमेगा, दैट इज m क्रॉस b, और जो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग डिफाइन कर पाएंगे इट इज माइनस m डॉट b। लिखो एक बार ये, ऐसे भी लिख दो, द कॉइल विल रोटेट, द कॉइल will rotate in the external magnetic field, in the external magnetic field due to the torque acting on it, due to the torque acting on it। ये करो, डन। अब तुम लोग नीचे ही कंटिन्यू करना, लेकिन मेरे लिए स्लाइड के ऊपर नीचे कम जगह है तो मैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जा रही हूँ, ठीक है। तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए अब अपन क्या करने वाले हैं। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बनाओ,
जो मैं कह रही थी डेजा वू, ओ ये टेढ़ी लाइन है, 1 मिनट। बिल्कुल सेम टू सेम, बिकॉज जैसे मैंने बोला फिजिक्स सिचुएशन पे डिपेंड नहीं करती, कंक्लूजन्स करते हैं। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक रीजन है जहां पर इस तरीके से बी की एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर करंट कैरिंग कॉइल्स बना देते हैं। तो मान लो करंट कैरिंग कॉइल पहले वाली सिचुएशन में ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और मैं ऐसे करंट को ले लेती हूँ कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है ना, थोड़ा बड़ा बना दूं क्या इसको, कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में है, ठीक है। फिर इसको अपन 90 डिग्री से घुमा देते हैं। अब की बार तुम लोग देखो कि अब की बार जो मैग्नेटिक मोमेंट है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। और फिर अपन इस कॉइल को एक और बार 90 डिग्री से घुमा देते हैं। अब की बार जो मैग्नेटिक मोमेंट है मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। You know what is going to happen. So first let us define torque. मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि भैया यहाँ पर जो एंगल है मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में दैट इज 0 डिग्री, यहाँ पर जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री, बिल्कुल डिटो। जो हमारा, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि अगर तुम लोग थोड़े से भी स्मार्ट हो ना, तो बिकॉज अभी हम लोग मैग्नेट एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वाला टॉपिक कर चुके हैं, अब तुम क्वेश्चंस कर सकते हो इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि जब मैं उसकी नोट मेकिंग करवाऊंगी बिल्कुल डिटो सेम नोट मेकिंग है। तुम ये देख लो यहाँ पर भी डिटो चल रहे हैं अपन। और अब जो मेरे पास यहाँ पर एंगल है मैग्नेटिक मोमेंट और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में दैट इज 180 डिग्री। सो इफ आई फर्स्ट स्टार्ट विद द टॉर्क, अगर मैं सबसे पहले टॉर्क से शुरुआत करूं, ठीक है, तो पहले वाले सिनेरियो में जो टॉर्क लगा उसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, एम बी साइन ऑफ 0 डिग्री। इसका मतलब क्या, 0, टॉर्क ही नहीं लग रहा। टॉर्क नहीं लग रहा तो ये अपना इक्विलिब्रियम पे है। यहां पर टॉर्क को डिफाइन करूं तो ये मेरे पास आ गया एम बी साइन ऑफ 90 डिग्री। तो मैं यहां पर देख पा रही हूँ कि भैया यहां पर तो इस करंट कैरिंग कॉइल के ऊपर मैक्सिमम टॉर्क लग रहा है एम बी के मैग्नीट्यूड का। और जब मैं यहां पर टॉर्क निकालती हूँ तो ये मेरे पास आ गया एम बी साइन ऑफ 180 डिग्री, जिसकी वैल्यू दोबारा से आ गई 0। तो अब आपको फिर ये समझना पड़ेगा कि भैया यहां पर भी अपना जो कॉइल है इक्विलिब्रियम पे है, बिल्कुल डिटो। ये भी समझना पड़ेगा कि भैया यहां पर भी जो अपना कॉइल है इक्विलिब्रियम पे, टॉर्क ही नहीं लग रहा तो वो घूमेगा ही नहीं, बढ़िया रेस्ट के ऊपर रहेगा। और अब मान लो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करती हूँ तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी देखना कितनी आ गई, माइनस एम बी साइन ऑफ 0 डिग्री, जो मेरे पास आ गया मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी जो हो सकती है माइनस एम बी। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करूं तो ये मेरे पास आ गया माइनस एम बी, साइन नहीं कॉस आएगा ना यहाँ पे, कॉस, कॉस ऑफ 0 डिग्री माइनस एम बी कॉस ऑफ 90 डिग्री, जो मेरे पास आ गया 0। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करूं तो ये मेरे पास आ गया माइनस एम बी कॉस ऑफ 180 डिग्री, कॉस ऑफ 180 डिग्री -1 होता है तो माइनस एम बी मल्टीप्लाइड बाय -1 हो गया मेरे पास प्लस एम बी। तो मे भी आप देख पा रहे होंगे कि जब हमारा करंट कैरिंग कॉइल ये वाले स्टेट में है उसकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, और जब हमारा कॉइल ये वाले स्टेट में है उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। तभी इस इक्विलिब्रियम को बोला गया है स्टेबल इक्विलिब्रियम।
बिल्कुल सेम, और तभी इस इक्विलिब्रियम को बोला गया है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। डिटो सेम है कि नहीं? बिल्कुल वर्ड टू वर्ड देख लो, लिखिए। अब कुछ पॉइंट्स लिख देंगे अपन। डन। डन। अब यहां पर ना कुछ कंक्लूजन्स लिख देते हैं अपन, आ जाओ ए पॉइंट में लिख देते हैं। अपन यहां पर देख पा रहे हैं कंक्लूजन है ये। तो देखो पहला कंक्लूजन, जब कॉइल का प्लेन, देखो मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा कॉइल के प्लेन से परपेंडिकुलर होगी। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि एक तो देर इज एन ईजी वे ऑफ सेइंग कि जब मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है या फिर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है तब टॉर्क जीरो होता है। इजी वे, वी डोंट हैव टू राइट इट डाउन। बट एक मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकती हूँ कि जब प्लेन ऑफ द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो तब उसके ऊपर टॉर्क नहीं लगता। तो यहां पर लिखिए, when the plane of the current carrying coil, when the plane of the current carrying coil, when the plane of the current carrying coil is along the magnetic field, is along the magnetic field, और एक आ गया परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर देख लो, when the plane of the coil is along the magnetic field, it experiences maximum torque, and when the plane is perpendicular to the magnetic field, it experiences zero torque। लिखिए, it experiences maximum torque, और यहां पर आ गया it experiences zero torque। it experiences zero torque। पहले नोट मेकिंग खत्म करते हैं क्योंकि बिल्कुल सिमिलर नोट मेकिंग है अब आगे भी, जो अपन मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर में कर चुके हैं। कि ये ऊपर वाला पॉइंट अपने टॉर्क से एसोसिएटेड था, नीचे वाले पॉइंट में थोड़ा सा वर्क एनर्जी थ्योरम ले आते हैं कि कभी भी अगर तुमसे पूछा जाए व्हाट इज द वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड, so that is going to be given by the negative change in the potential energy। बहुत ही एक्सप्लेन्ड वे में हम लोग इसको मैग्नेटिज्म एंड मैटर में लिख चुके हैं, तो यहां पर अब लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ये पहले करते तो यहां लिखते, वहां लिखने की जरूरत नहीं होती, बट वो पहले किए वहां लिखती है, यहां लिखने की जरूरत नहीं है। इसको एग्जाम्पल की फॉर्मेट में ऐसे लिख सकते हैं, एग्जाम्पल कि अगर मान लो चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी 2 जूल है, और दूसरा एग्जाम्पल ले लो कि चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी -3 जूल है। तो अगर चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी 2 जूल है
इसका मतलब क्या कि कुछ एक्सटर्नल काम हुआ है 2 जूल का जिसने इस कॉइल की पोटेंशियल एनर्जी को 2 जूल से बढ़ाया है, इसको अनस्टेबल किया है। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि भैया व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड, तो मैं बोल सकती हूँ कि भैया मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट काम हुआ है 2 जूल का। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए व्हाट इज द वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड, तो मैं बोलूंगी कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा काम कभी नहीं करेगी। मैग्नेटिक फील्ड कुदरत है, अनस्टेबिलिटी कुदरत कभी नहीं लेके आता। सो वर्क डन अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड 2 जूल है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ने जो काम किया है वो -2 जूल है। वैसा ही एक एग्जाम्पल अपन यहां पर भी कर सकते हैं। गॉड ब्लेस मी। वैसे ही मान लो अब की बार कॉइल की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज -3 जूल का है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी 3 जूल से कम हुई है, मतलब कुदरत ने काम किया, उसको स्टेबल किया है। तो जब कुदरत ने काम किया हो 3 जूल का, तभी जाके उसकी स्टेबिलिटी 3 जूल से बढ़ेगी, मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी 3 जूल से कम होगी। अगर मुझसे पूछा जाए व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड, तो मैं बोलूंगी मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट काम नहीं हुआ है जी। लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं तो -3 जूल। लिख लो। डन विद दिस टॉपिक। क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक, ओके, लेट्स डू सम क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहले टॉर्क का क्वेश्चन करवा देती हूँ। तो मैंने तुमसे पूछ लिया, एक मिनट। हाँ जी, तो मैंने तुमसे पूछ लिया कि भैया मेरे पास ना इस तरीके से एक करंट कैरिंग कॉइल है, करंट कैरिंग कॉइल है, और इसके रेडियस की वैल्यू 2 मीटर है। इसके रेडियस की वैल्यू 2 मीटर है। ठीक है, इसके अंदर करंट इस डायरेक्शन में है 3 एम्पियर का, और ये जिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसको ऐसे कट कर रही है सच दैट दिस एंगल इज 30 डिग्री, और ये वाले मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 40 टेस्ला। तो अब मैं तुमसे यहाँ पर सवाल ये पूछ रही हूँ कि भैया बताओ कि ये जो कॉइल है इसके ऊपर टॉर्क कितना लग रहा है, सिमिलर टू वन ऑफ योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल? निकालो।
हाँ जी, देख लेते हैं। देखते हैं कितने बच्चों ने गलती की है, कितने बच्चों ने नहीं, क्योंकि एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ने बिल्कुल एंगल के टर्म्स में ऐसे ट्रिक करने की कोशिश की है बच्चों को, जैसे इस क्वेश्चन ने की है। जिस तरीके से करंट है, मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे आएगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड में जो एंगल है वो 60 डिग्री है। तो अगर मान लो मैं सबसे पहले मैग्नेटिक मोमेंट ही निकाल लूं, तो ये मेरे पास आ गया आई ए। तो करंट की वैल्यू है मेरे पास 3 और एरिया की वैल्यू है मेरे पास पाई मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या आ गया, 12 पाई एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब टॉर्क निकाल सकती हूँ। तो टॉर्क कैसे आता है, एम बी साइन थीटा करके। तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 12 पाई है, जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है वो 40 है। तो ये मेरे पास आ गया 480, 28, 48, ठीक है, 480 पाई न्यूटन मीटर। अगर एंगल 90 होता, बट यहाँ पर साइन ऑफ 60 डिग्री आएगा। साइन ऑफ 60 डिग्री की वजह से यहाँ पर √3/2 आएगा। तो ये मेरे पास बना 240 √3 पाई न्यूटन मीटर। ठीक है, एक बार जरा सा देखिए, एक प्रीवियस क्वेश्चन ने बिल्कुल ऐसे ट्रिक किया है नीट एस्पिरेंट्स को। तो ध्यान देना, तुम्हें कोई भी एंगल दिया जाए तो वो वाले एंगल को सच मत मानो। तुम हमेशा ये चीज चेक करो कि यहाँ पर जो एंगल है क्या वही एंगल गिवन है। तो एंगल मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में आना चाहिए, तो वो तुम्हारा 60 डिग्री बनता है। एक तो टॉर्क वाला क्वेश्चन हो गया, डिफाइन करने वाला है ना। अब फिर बाद में पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने वाला क्या, हम लोग चेंज के बारे में बात करते हैं। तो तुम्हें बोला गया कि एक कॉइल ना, यार इसको टेढ़ा मेढ़ा क्यों नहीं कर सकते अपन, रुको मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देती हूँ। तो मेरे पास ना एक कॉइल ऐसे रखा हुआ था, एक कॉइल ऐसे रखा हुआ था जिसके मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू थी 12 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा था जो इस तरीके से थी 10 टेस्ला की। द एंगल बिटवीन देम वाज 30 डिग्री। अब तुम्हें बोला गया है द कॉइल इज रोटेटेड, द कॉइल इज रोटेटेड to its most stable configuration, to its most stable configuration। तो फिर तुम समझ गए होगे क्या कुछ पूछा जा सकता है। व्हाट इज द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज द वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड, बताओ। देख लेते हैं। तो वर्क डन वगैरह बाद में आता है, सबसे पहले तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेती हूँ। तो मेरे पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ गया -mb cos ऑफ थीटा। मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 30 डिग्री का एंगल है। तो ये मेरे पास आ गया -12 इंटू 10 मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ 30 डिग्री, जिसकी वैल्यू मेरे पास आ गई -60 √3 जाऊल। ठीक है, तो ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है। फिर बाद में सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कब होती है, सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन तब होती है जब मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 0 डिग्री का एंगल हो। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास आ गई -mb cos ऑफ 0 डिग्री। तो ये मेरे पास आ गया -mb, ये मेरे पास आ गया
टाइम्स ऑफ 12 मल्टीप्लाइड बाय 10 माइनस 120 जूल। तो तुम लोग खुद देखो, पहले तुम्हारे -60 √3 मार्क्स आ रहे थे, फिर तुम्हारे -120 मार्क्स आ रहे हैं, तो तुम्हारे मार्क्स तो कम हो ही रहे हैं ना, तुम्हारे मार्क्स तो कम हो ही रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, तो ऑब्वियस ही बात है हम लोग ज्यादा स्टेबिलिटी की टूवर्ड्स जा रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है ना, स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो सबसे पहले अगर मैं चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी निकालूं तो ये हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो ये मेरे पास आ गया -120 माइनस माइनस ऑफ 60 √3। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया 60 √3 माइनस 120 जूल। 60 √3 माइनस 120 जूल, है ना। तो अगर चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी इतना आया है तो मैग्नेटिक फील्ड ने कितना काम किया है, नेगेटिव चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कितना, 120 माइनस 60 √3 जूल। मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों तुम लोग यहाँ पर गलती कैसे कर सकते हो, हम लोगों ने मैग्नेटिज्म एंड मैटर में ये वाला टॉपिक कर तो लिया। मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इज एट 0 डिग्री। डू वन मोर क्वेश्चन, बट दिस टाइम डू नॉट डिसअपॉइंट मी। तो ये मेरे पास मान लो एक करंट कैरिंग कॉइल है, इसको मैं इस कॉन्फ़िगरेशन से इस कॉन्फ़िगरेशन तक लेके जा रही हूँ। तो सबसे पहले इसकी मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे थी, ठीक है। ये एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है जिसकी वैल्यू है 20 टेस्ला। तो सबसे पहले इसकी मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में थी, 10 एम्पियर मीटर स्क्वायर ले लो। अब मैंने इसको रोटेट कर दिया तो अब की बार इसकी मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में है। द कॉइल इज रोटेटेड एज सच, द कॉइल इज रोटेटेड एज सच, ठीक है। तो अब की बार दोबारा से, व्हाट इज द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज द वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड, बताओ। कैलकुलेशंस अब की बार इजी कर दी। हाँ जी, वेरी गुड। अब दिया ना तुम लोगों ने ठीक आंसर। तो तुम देखो कि सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड के बीच में और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। उसके बाद में मैं देख पा रही हूँ 0 डिग्री का एंगल है। तो सबसे पहले अपन पोटेंशियल एनर्जीज ही डिफाइन करेंगे। तो अगर मैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, ये मेरे पास आ गया -mb cos ऑफ 90 डिग्री, जो कि आ गया 0। और अब अगर मैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, ये मेरे पास आ गया -mb cos ऑफ 0 डिग्री विच इज -mb। वैल्यूज अगर मैं सब्सटीट्यूट कर दूं तो -10 मल्टीप्लाइड बाय 20 विच मेक्स इट -200 जूल। तो अब तुम खुद देखो ना, पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, फिर -200 जूल हो गई। पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो पहले तुम्हारे 0 मार्क्स आ रहे थे, फिर -200 आ रहे हैं। तो तुम्हारे चेंज इन मार्क्स क्या है, चेंज इन मार्क्स तुम्हारे नेगेटिव में है 200 से। फॉर्मूला से भी कर सकते हो। तो अगर मान लो यहाँ पर स्टेबिलिटी बढ़ी है तो मैग्नेटिक फील्ड ने काम किया है।
अगर पोटेंशियल एनर्जी 200 जूल से कम हुई है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड ने काम किया है 200 जूल का। डिड दिस मेक मोर सेंस? देखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बताओ डज दिस मेक सेंस? क्योंकि अब ऐसे क्वेश्चंस अपन ने 2 बार कर लिए, एक मैग्नेटिज्म एंड मैटर में, अब मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में। अब मैं तुम्हें बता रही हूं, तुम एक बार क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वाले बिल्कुल सेम है, डिटो सेम, हर एक चीज सेम। ठीक है, ये हो गया। अब अपन आएंगे टेंजेंट गैल्वानोमीटर के ऊपर, जो इसका एप्लीकेशन है। ये वाला जो टॉपिक है ना, इसका एप्लीकेशन है टेंजेंट गैल्वानोमीटर। तो टॉपिक नंबर कौन सा हो जाएगा? लेट मी सी। 10th topic, which is the last topic of this chapter, tangent galvanometer। लिखिए 10th topic, not tangent galvanometer, moving coil galvanometer। tangent galvanometer तो magnetism and matter में, moving coil galvanometer। अब कुछ भी लिखने से पहले ना एक जनरल डिस्कशन करते हैं अपन, ठीक है? गैल्वानोमीटर क्या है? गैल्वानोमीटर मैं बोल सकती हूँ एक बहुत सेंसिटिव एमीटर है। जैसे वोल्ट मीटर मेरे पास एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से मैं एक सर्किट के किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में, किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकती हूँ। एमीटर मेरे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से मैं किसी भी वायर के अंदर करंट मेजर कर सकती हूँ। अब मान लो कि कोई बहुत ही सेंसिटिव एमीटर हो, बहुत ही सेंसिटिव एमीटर जो छोटे से छोटे करंट को भी डिटेक्ट कर पाए, दैट इज अ गैल्वानोमीटर। तो इसीलिए हम लोग ऐसे बोलते हैं दैट एमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर करंट, बट गैल्वानोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट करंट। कि मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाली वायर में 0.01 एम्पियर का करंट है, और मैंने यहाँ पर ना एक एमीटर लगा दिया जिसका 0 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है। तो तुम देखो ना, पता ही नहीं लगेगा कि जब इसके अंदर करंट नहीं है तब भी 0 पे पॉइंट कर रहा है, और जब 0.01 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है तब भी ऑलमोस्ट यहीं पे पॉइंट कर रहा है ना? तो इसीलिए हम लोग फिर एमीटर नहीं लगाते, एक गैल्वानोमीटर लगाते हैं। इस तरीके से गैल्वानोमीटर लगाएंगे, क्योंकि गैल्वानोमीटर का नीडल अगर थोड़ा सा भी डिफ्लेक्ट होगा तो हमें पता लग जाएगा कि हाँ भाई ये वाली वायर के अंदर करंट तो है। तो गैल्वानोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम लोग एक सर्किट के अंदर करंट को डिटेक्ट करते हैं। तो अब ये जो गैल्वानोमीटर है ना, ये अलग अलग तरीके के तुम्हारे सिलेबस में है। एक तो आ गया मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर जो इस चैप्टर में है, एक आ गया हमारे पास टेंजेंट गैल्वानोमीटर जो तुम्हारा मैग्नेटिज्म एंड मैटर में है और जिसके बारे में अपन कल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये जो गैल्वानोमीटर्स हैं, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि ये तो हमें पता लग गया कि गैल्वानोमीटर का जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट करता है, वो इस तरीके से मूव करता है अगर वो एक ऐसी वायर में कनेक्टेड है जिस वायर के अंदर करंट है। इट इज अबाउट द वर्किंग प्रिंसिपल कि ये जो गैल्वानोमीटर है अगर मैं उसको खोल के देखूं तो ऐसे कैसे वो डिटेक्ट कर पा रहा है, उसका नीडल इस तरीके से कैसे हिल पा रहा है जब भी वो एक ऐसी वायर से कनेक्टेड है जिस वायर के अंदर करंट है। जैसे कि अगर मान लो मैं ब्रेक सिस्टम की बात करूं तो देखो बहुत तरीके के ब्रेक्स होते हैं, मैग्नेटिक ब्रेक्स भी होते हैं जिसको अपन डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। हाइड्रोलिक ब्रेक्स भी होते हैं जिसको अपन डिस्कस कर चुके हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो ये जो वर्किंग प्रिंसिपल है ना, वो वर्किंग प्रिंसिपल मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर में ये है कि अगर आप एक कॉइल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फिर बाद में वो जो कॉइल है वो डिफ्लेक्ट होता है। तो बेसिकली मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर में अपन क्या कर रहे होते हैं ना, मान लो फॉर एग्जाम्पल ये वायर है, मैंने गैल्वानोमीटर कनेक्ट कर दिया, ये गैल्वानोमीटर कनेक्ट कर दिया, ये मेरी करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गई। लेकिन जब मैं इस गैल्वानोमीटर के अंदर जाऊं और जब ये गैल्वानोमीटर कुछ ऐसा देखे कि मान लो मेरे पास ये गैल्वानोमीटर का इंटीरियर है, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से नॉर्थ मैग्नेट है, यहाँ पर इस तरीके से साउथ मैग्नेट है, मतलब तुम समझ रहे हो कि यहाँ पर मैग्नेट का मान लो नॉर्थ पोल है, यहाँ पर मैग्नेट का साउथ पोल है, और ये इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। मान लो इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो बेसिकली मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर में क्या होता है ना, इस तरीके से बहुत सारे सर्कुलर कॉइल्स अंदर प्रेजेंट होते हैं,
और ये सर्कुलर कॉइल्स एक स्प्रिंग से कनेक्टेड होते हैं और वो स्प्रिंग हमारी नीडल से कनेक्टेड होती है। समझो कि मान लो यहां पर इस तरीके से आई का करंट आया, इस गल्वानोमीटर के अंदर n नंबर ऑफ कॉइल्स हैं। तो तुम लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि इस गल्वानोमीटर के अंदर जो मैग्नेट्स है, मान लो उन मैग्नेट्स की वजह से बी की मैग्नेटिक फील्ड है, और मान लो ये n नंबर ऑफ कॉइल्स है ए के एरिया के, तो मैग्नेटिक मोमेंट आ गया मेरे पास NIA। तो टॉर्क लगेगा ना, इन कॉइल्स के ऊपर टॉर्क लगेगा NIBA, निब्बा। तो अब अगर इन कॉइल्स के ऊपर टॉर्क लगेगा तो ये कॉइल घूमेगा, ये कॉइल घूमेगा। तो ये कॉइल ना एक स्प्रिंग से कनेक्टेड होता है, और वो स्प्रिंग हमारी नीडल से कनेक्टेड होती है, जिसकी वजह से जब ये कॉइल घूमता है तब वो नीडल भी घूम जाती है। डिड यू अंडरस्टैंड द वर्किंग प्रिंसिपल? डिड यू अंडरस्टैंड दी वर्किंग प्रिंसिपल कि ये जो गल्वानोमीटर है किस तरीके से करंट की वजह से इसकी नीडल डिफ्लेक्ट होती है, या फिर करंट जब भी गल्वानोमीटर के अंदर से करंट जा रहा है तो किस तरीके से उसकी नीडल क्या होती है, डिफ्लेक्ट होती है, हिलती है। तो इसको लिखते हैं अपन। व्हाट इज अ गल्वानोमीटर? लेट अस फर्स्ट बिगिन फ्रॉम देयर। galvanometer is a sensitive ammeter, is a sensitive ammeter, is a sensitive ammeter used to detect the current in the wire it is connected to. Used to detect the current in the wire it is connected to, कि जिस भी वायर से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया उस वायर के अंदर करंट है कि नहीं, वो डिटेक्ट करने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल होता है, जो सेंसिटिव एमीटर भी कहलाता है, वो हमारा गल्वानोमीटर है। अब अगर मैं मूविंग कॉइल गल्वानोमीटर की बात करूं तो इसका देखो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। व्हाट इज इट्स वर्किंग प्रिंसिपल? मूविंग कॉइल गल्वानोमीटर, MCG लिखूंगी अब मैं आगे। मूविंग कॉइल गल्वानोमीटर has a magnet, has a magnetic field inside it, has a magnetic field inside it, along with along with circular coils, along with circular coils। ठीक है, तो होता क्या है इसको अपन लिखते हैं। तो जी होता ये है, when current flows in the wire, when current flows in the wire, the current flows in the coils of the moving coil galvanometer. These coils experiences torque because of the magnets present in it, because of the magnets present in it, because of the magnets present in it, and they rotate. This rotation brings the deflection of the needle
connected to the coils, connected to the coils। और यही डिफ्लेक्शन अपन को रीडिंग में देखने को मिलती है, जो मतलब अंदर जो हो रहा है वो पहले के 3 पॉइंट्स हैं, और फाइनली हम लोगों को बाहर जो दिखता है ये अपना चौथा पॉइंट है। लिखिए, टॉपिक खत्म होने से पहले चूंचाने बहुत ही इजी है। अब अपन इसको एक डायग्राम में बनाएंगे। लिखो, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जा रही हूँ बच्चों, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर जगह कम है। पहले ये लिख लो। पूरा अब इसको अच्छे से डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नीचे कंटिन्यू करना, मेरे पास कम जगह है इसलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रही हूँ। तो डायग्रामेटिकली इस चीज को रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा ऐसे डायग्राम बनाते हैं कि मान लो इस तरीके से एक वायर है, ठीक है, और इस वायर से कनेक्टेड है अपना मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर, है ना। ये मेरे पास इस तरीके से मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर आ गया। तो अब करंट की वजह से ये क्या करता है, करंट की वजह से इसकी जो नीडल है इस तरीके से डिफ्लेक्ट कर जाती है, और अपन को पता लग जाता है कि हाँ भाई ये जो मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर है, इस मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर ये मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर जिस वायर से कनेक्टेड है उस वायर के अंदर करंट है। अब अगर मैं इसका बड़ा डायग्राम बना दूं कि भैया अंदर क्या चल रहा है, लेट अस टॉक अबाउट दैट। एक मिनट, ओके, लेट मी ड्रॉ इट दिस वे। ठीक है, तो अंदर जो चल रहा है वो यहां बनाते हैं। क्या बढ़िया डिस्क्रिप्टिव से नोट्स होते हैं ना अपने। तो यहां पर आ जाएगा इनसाइड द मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर, इनसाइड द मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले ना बच्चों मैग्नेट्स होंगे। यही वो मैग्नेट्स हैं जो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये मैग्नेट्स आ गए। तो इसका साउथ पोल यहाँ पर है, नॉर्थ पोल यहाँ पर है, इसका साउथ पोल यहाँ पर है, नॉर्थ पोल यहाँ पर है। तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में इस तरीके से बी की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, बनाओ। ये देखो नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, बी मान लो ये बी की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब इसके अंदर ना ये जो तुम लोग वायर देख पा रहे हो जो गैल्वानोमीटर के अंदर आ रही है इस तरीके से और गैल्वानोमीटर के बाहर जा रही है, ये इस मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर के अंदर ना ऐसे सर्कुलर कॉइल्स बनाती है जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। जो मैग्नेटिक फील्ड ये मैग्नेट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। एक मिनट, बनाओ बनाओ, तुम्हें पता है क्या बनाना है। मैं तो इसको थोड़ा सा बिल्कुल ही थोड़ा सा क्या बिल्कुल ही एस्थेटिक क्लियर बनाना चाहती हूँ। ठीक है,
तो यहां पर ना इस तरीके से n नंबर ऑफ कॉइल्स हैं, यहां पर n नंबर ऑफ कॉइल्स हैं, और हर एक कॉइल का एरिया मान लो यहां पर a है। तो ऑब्वियस ही बात है मैग्नेटिक मोमेंट, ये देखो ये वायर्स ना ऐसे कनेक्टेड होंगे कि जो कॉइल के अंदर वायर आ रही है और जा रही है, ये ऐसे ऐसे देख पा रहे हो, ऐसे करंट है, ऐसे मैग्नेटिक मोमेंट, और फिर बाद में ये वायर ऐसे चली जाएगी। तो देख पा रहे हो कैसे आई का करंट अंदर आ रहा है, आई का करंट बाहर जा रहा है। बनाओ इसको। ठीक है, गलवानोमीटर के अंदर आई का करंट आया, आई का करंट बाहर चला गया। ये मेरे पास मैग्नेटिक मोमेंट n नंबर ऑफ कॉइल्स की वजह से क्या आ गया, NIBA, सॉरी, नंबर ऑफ कॉइल्स NIA। अगर मान लो यहाँ पर करंट को मैं स्मॉल आई से डिनोट कर रही हूँ कि एक कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट है IA, n नंबर ऑफ कॉइल्स का हो गया NIA। तो तुम लोग देख पा रहे हो ना कि ये जो अब मेरे पास ये जो कॉइल है, ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट है। अभी तो मैंने इन कॉइल का जो प्लेन है बिल्कुल ही मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर बनाया है ताकि डायग्राम थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव हो। बट तुम लोग यहाँ पर समझो कि यहाँ पर टॉर्क लगेगा। पता है बेटर होता अगर मैं इसको परपेंडिकुलर बना देती, बट वट एवर इट इज, तुम समझो। मैग्नेट्स को ऊपर नीचे ले लेना, वो ज्यादा बेटर होगा। बच्चों मैग्नेट्स को ऊपर नीचे ले लो ना, या फिर ऐसे भी रहने दो, कोई ले लो, गलत हो जाएगा ये वाला डायग्राम वरना। मैग्नेट्स को ऊपर नीचे ले लो क्योंकि ये वाली पोजीशन के ऊपर जीरो टॉर्क लग रहा है अपने भाई के ऊपर। सो सॉरी। मान लो यहाँ पर एक मैग्नेट है, ठीक है, यहाँ पर एक मैग्नेट है, साउथ पोल नॉर्थ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। वो वाले डायग्राम में भी कोई दिक्कत नहीं है अगर तुम लोगों को बनाना भी है ना, ठीक है। तो अब मैं तुम लोगों को यहाँ पर ये बोल रही हूँ, इट मस्ट बी क्लियर, it must be clear from the diagram, it must be clear from the diagram that when the current enters the galvanometer, that when the current, बच्चों वैसा डायग्राम अगर रहने देना चाहते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस वर्किंग प्रिंसिपल समझ आना चाहिए कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। इट मस्ट बी क्लियर फ्रॉम द डायग्राम दैट व्हेन द करंट एंटर्स द galvanometer, enters the moving coil galvanometer, the coils inside it, the coils inside it experiences torque, experiences torque because of the magnetic field, because of the magnetic field created by the magnets, created by the magnets
in the moving coil galvanometer. कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला डायग्राम बना लो, पिछले वाला डायग्राम बना लो, डायग्राम कोई भी बना लो, बट लेट अस मूव ऑन फ्रॉम देयर. सो इट मस्ट बी क्लियर फ्रॉम द डायग्राम दैट, बस ये तुम्हारे डायग्राम से ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल. ये जो अपन ने लिखा है वो डायग्राम से क्लियर होना चाहिए कि भैया जैसे ही जो करंट है मूविंग कॉइल गल्वानोमीटर में एंटर करता है, तो ये जो वायर है ना, वो अंदर की मूविंग कॉइल गल्वानोमीटर के अंदर जो कॉइल्स है उससे कनेक्ट हो जाती है. जब हम लोग गल्वानोमीटर को कनेक्ट करते हैं वायर से, तो वो जो कनेक्शन है वो अंदर के कॉइल्स को कनेक्ट कर देता है बाहर वाली वायर से. तो जब ये जो करंट है मूविंग कॉइल गल्वानोमीटर के अंदर जाता है, तो इसके कॉइल्स के अंदर फ्लो करता है, और जब वो कॉइल के अंदर फ्लो करता है, तो अब ये मेरे पास करंट कैरिंग कॉइल्स हो गए जो एक ऐसी स्पेस में प्रेजेंट है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है. तो इनके ऊपर टॉर्क लगेगा. टॉर्क की वजह से जो इनके साथ जो स्प्रिंग कनेक्टेड होगी वो घूमेगी, और जब वो घूमेगी तो नीडल घूमेगा. ऐसे यहां पर ये चीज लिख लो. कॉइल रोटेट्स, कॉइल रोटेट्स, the spring that connects the coils to the reading needle, the spring that connects the coils to the reading needle twists, या फिर रोटेट्स में बोल सकते हैं. Deflection in the needle visible, deflection in the reading needle. ये थियरी है थोड़ी सी. कॉइल रोटेट करेंगे, जो स्प्रिंग कनेक्ट करती है इन कॉइल्स को हमारी विजिबल रीडिंग नीडल से, वो ट्विस्ट करती है, रोटेट करती है, ऐसे घूमती है, जिसकी वजह से जो रीडिंग नीडल है वो भी ऑब्वियसली बात है घूमेगी, और अगर वो घूमेगी तो हम लोगों को डिफ्लेक्शन दिख जाएगा. बस अब इसकी थोड़ी सी छोटी सी मैथमेटिक्स है और फिर खत्म ये वाला टॉपिक. डन, ठीक है. नाउ लेट अस डू द मैथमेटिक्स. ठीक है, लेट अस डू द मैथमेटिक्स. पॉइंट सी के अंदर लिख दो, पॉइंट सी के अंदर लिखो टॉर्जियोनल कांस्टेंट, टॉर्जियोनल कांस्टेंट of a moving coil galvanometer. Torsional constant of a moving coil galvanometer. Now let us do some mathematics. तो मुझे अच्छे से पता है कि अगर मान लो मेरे पास एक मूविंग कॉइल गल्वानोमीटर है, लिखना, if the moving coil galvanometer has n coils inside it of area of cross section A, of area A, तो मैं बोल सकती हूँ ना कि जो टॉर्क कॉइल्स के ऊपर लगेगा
वो वाली वैल्यू कितनी आ गई? वो वाली वैल्यू आ गई मेरे पास, जो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा उसको डिफाइन कर रहे हैं, जो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा कॉइल्स के ऊपर उसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? NIBA। खुद देख लो, MB मैक्सिमम टॉर्क, MB के मैग्नीट्यूड का, मैग्नेटिक मोमेंट N कॉइल्स की है और एक कॉइल का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो इतना है और ये B की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब बिकॉज हम लोगों ने स्प्रिंग के बारे में बात की है तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन इज इक्वल टू K थीटा। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन इज इक्वल टू K थीटा। कि मान लो फॉर एग्जाम्पल कि ये जो मूविंग कॉइल गल्वानोमीटर है ना, अगर इसके अंदर आई का करंट एंटर करता है तो कॉइल्स के ऊपर मैक्सिमम टॉर्क लग गया इतना। अब यहाँ पर ये चीज मैंने लिखी हुई है ना, इट इज कनेक्टेड टू अ स्प्रिंग। तो इस स्प्रिंग की प्रॉपर्टी है ये दो चीजें, एक तो ये मेरे पास आ गया एंगल ऑफ ट्विस्ट, दिस इज द एंगल ऑफ ट्विस्ट, the angle, the visible angle of deflection, which is what, कि यहाँ पर मान लो अगर जो स्प्रिंग है लेट अस अज्यूम 0.1 डिग्री से ट्विस्ट हो गई, तो अब जो हमारा ये जो नीडल हम लोगों को बाहर दिखता है वो 0.1 डिग्री से इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगा। 0.1 डिग्री बहुत छोटा ले लिया बट यू अंडरस्टैंड, दिस इज द एंगल ऑफ ट्विस्ट और द विजिबल एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, और द विजिबल एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन in the reading needle, in the reading needle, K is the torsional constant, K is the torsional constant, टॉर्जियोनल कांस्टेंट ऑफ द मूविंग कॉइल गल्वानोमीटर। एक तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जहां पर टॉर्जियोनल कांस्टेंट का फॉर्मूला पूछा हुआ है और NIBA डिवाइडेड बाय थीटा इज द आंसर। टॉर्जियोनल कांस्टेंट ऑफ द मूविंग कॉइल गल्वानोमीटर। तो मेरे पास फिर टॉर्जियोनल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई? NIBA, कि कितना मैक्सिमम टॉर्क लगा इन कॉइल्स के ऊपर डिवाइडेड बाय उसकी वजह से कितना डिफ्लेक्शन आया। ओ रुको 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 रुको, जस्ट 1 सेकेंड। नहीं, कोई रुकने की जरूरत नहीं है, मेरे दिमाग में ना एक खलबली मची। ठीक है, तो टॉर्जियोनल कांस्टेंट की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? NIBA डिवाइडेड बाय थीटा। लिखो, थियरी है बट अप्रिशिएटेड क्योंकि डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, एक तो ये टॉर्जियोनल कांस्टेंट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। इस टॉर्जियोनल कांस्टेंट के मान लो अगर बच्चों में सिग्निफिकेंस की बात करूँ ना, तो देखो मैं यहाँ पर ये बोल सकती हूँ कि टॉर्जियोनल कांस्टेंट जितना बड़ा होगा ना तो मेरा जो गल्वानोमीटर है उतना ही कम डिफ्लेक्शन शो करेगा, है ना। कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास दो गल्वानोमीटर्स हैं, दोनों के अंदर आई का करंट जा रहा है, ठीक है, एक कम डिफ्लेक्शन शो करता है, एक ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करता है, तो जो कम डिफ्लेक्शन शो करेगा उसके टॉर्जियोनल कांस्टेंट की वैल्यू बड़ी है और जो ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा उसके टॉर्जियोनल कांस्टेंट की वैल्यू छोटी है ना। जो कंसेप्ट है यहाँ पे, अब वो देखो, अब थोड़ा सा अगर कंसेप्चुअल डिस्कशन करें तो एक मेरे पास आ जाता है करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, अब ये कंसेप्चुअल हो गया, और एक आ गया पोटेंशियल सेंसिटिविटी, पोटेंशियल सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी एक मूविंग कॉइल गल्वानोमीटर के लिए होती है, कितना डिफ्लेक्शन वो शो करेगा पर यूनिट करंट। पोटेंशियल सेंसिटिविटी होती है कितना वो डिफ्लेक्शन शो करेगा पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। इसको नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर लेके जा रही हूँ।
लिखो, ऊपर वाला तो बिल्कुल थियोरेटिकल है, अब कंसेप्चुअल बात करते हैं जो इस टॉपिक से एसोसिएटेड है। एक आ गया मेरे पास करंट सेंसिटिविटी, एक आ गया मेरे पास पोटेंशियल सेंसिटिविटी। सो करंट सेंसिटिविटी इज व्हाट? deflection shown by the moving coil galvanometer, deflection shown by the moving coil galvanometer per unit current passing through it, per unit current passing through it। कि कितना सेंसिटिव है ये मूविंग कॉइल गल्वानोमीटर, उस चीज को हम लोग दो तरीके से डिफाइन करते हैं, एक करंट सेंसिटिविटी की टर्म्स में, एक पोटेंशियल सेंसिटिविटी की टर्म्स में। तो पोटेंशियल सेंसिटिविटी क्या है? पोटेंशियल सेंसिटिविटी आ गया डिफ्लेक्शन शोन बाय द मूविंग कॉइल गल्वानोमीटर per unit potential difference present across it। Deflection shown by the moving coil galvanometer per unit potential difference present across it। इसको बच्चों अपन ये वाले सिंबल से भी डिनोट करते हैं और इसको अपन ये वाले सिंबल से भी डिनोट करते हैं। तो अगर तुम लोगों को मतलब क्लियर है करंट सेंसिटिविटी का और पोटेंशियल सेंसिटिविटी का, तो इनका फॉर्मूला याद नहीं रखना है, निकालो। कि अगर मान लो मैं करंट सेंसिटिविटी की बात करूं तो ये आ गया डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। तो देखो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला मेरे पास क्या है, NIBA डिवाइडेड बाय K। करंट सेंसिटिविटी है तो करंट से भी डिवाइड करना है। अगर मैं पोटेंशियल सेंसिटिविटी की बात करूं तो पोटेंशियल सेंसिटिविटी क्या हो गया, कितना डिफ्लेक्शन है, विच इज NIBA डिवाइडेड बाय K, डिवाइडेड बाय ये जो मूविंग कॉइल गल्वानोमीटर है इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अगर मैं V इज इक्वल टू IR से चलूं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गल्वानोमीटर इज करंट अक्रॉस द गल्वानोमीटर मल्टीप्लाइड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द गल्वानोमीटर, तो करंट से करंट कट हो जाता है और ये वाला फॉर्मूला मेरे पास बन जाता है NBA डिवाइडेड बाय KR, where R is the resistance of the moving coil galvanometer, K is the torsional constant, this is the resistance of the moving coil galvanometer। तो resistance of the moving coil galvanometer उसकी coils की वजह से होता है, जितने number of coils ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा resistance होगी, resistance of the moving coil galvanometer। ये फॉर्मूला जिंदगी में याद मत रखना, जिंदगी में याद मत रखना, निकालना आना चाहिए। लिखो, एक मिनट लिखो जैसे बिल्कुल लिखा हुआ था। ये निकालना आना चाहिए, याद बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो ये वाला फॉर्मूला मेरे पास क्या आ गया, NBA डिवाइडेड बाय K, और ये वाला फॉर्मूला क्या आ गया, NBA डिवाइडेड बाय KR। तो अब ना तुम्हारी एनसीईआरटी में कंसेप्ट गिवन है एंड दिस शुड बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि जितनी ज्यादा करंट सेंसिटिविटी है, ऑब्वियस ही बात है उतना अच्छा गल्वानोमीटर है ना, उतने छोटे से छोटे करंट को वो डिटेक्ट कर पाएगा जितनी ज्यादा करंट सेंसिटिविटी है, जितनी ज्यादा पोटेंशियल सेंसिटिविटी है। तो तुम्हारी एनसीईआरटी में इसका जिक्र करने के बाद जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो ये है कि अगर मान लो मैं नंबर ऑफ कॉइल्स को बढ़ा देती हूँ, कि मान लो अब की बार मैंने मूविंग कॉइल गल्वानोमीटर को खोला, उसके अंदर जो नंबर ऑफ कॉइल्स है उनको बढ़ा दिया, तो अगर मान लो मैं नंबर ऑफ कॉइल्स को बढ़ाती हूँ तो अब आपको ये समझना पड़ेगा कि नंबर ऑफ कॉइल्स को बढ़ाने की वजह से हमारी जो करंट सेंसिटिविटी है वो भी बढ़ जाएगी। ये देखो
टॉर्जियोनल कांस्टेंट स्प्रिंग पे डिपेंड करता है, तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा। ये मैग्नेट्स पे डिपेंड करता है, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा। ये एरिया ऑफ वन कॉइल के ऊपर डिपेंड करता है, इस पे कोई फर्क नहीं आएगा। तो अगर मान लो मैं नंबर ऑफ कॉइल्स को बढ़ा देती हूँ, तो करंट सेंसिटिविटी में भी मेरी बढ़ जाएगी। लेकिन बात यहां पर ये आती है कि अगर मान लो मैं नंबर ऑफ कॉइल्स को बढ़ा रही हूँ, तो ये चीज तो तय है ही कि नंबर ऑफ कॉइल्स इंक्रीज होंगे, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑफ द गल्वानोमीटर भी तो इंक्रीज होगा कि नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ गए, है ना। कि मान लो पहले रेजिस्टेंस सिर्फ 3 कॉइल्स की वजह से थी, अब 4 कॉइल्स की वजह से, अब 5 कॉइल्स की वजह से। तो मान लो अगर मैंने नंबर ऑफ कॉइल्स को डबल कर दिया, तो रेजिस्टेंस ऑफ द गल्वानोमीटर भी डबल होगा। तो अगर मैं नंबर ऑफ कॉइल्स को इंक्रीज करती हूँ, रेजिस्टेंस ऑफ द मूविंग कॉइल गल्वानोमीटर भी इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से जो पोटेंशियल सेंसिटिविटी है, इट रिमेन्स अनअफेक्टेड। लिखो, थियोरेटिकल सा टॉपिक है बट सिलेबस में है, सो टेक इट सीरियसली। तो मैं क्वेश्चंस दिखा देती हूँ ताकि तुम लोगों को आइडिया आए कि ये अपन ने कर तो लिया, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। ई पॉइंट में ये भी लिख सकते हो, मोर इज द सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गल्वानोमीटर, चाहे वो करंट सेंसिटिविटी हो या फिर पोटेंशियल सेंसिटिविटी हो। मोर इज द sensitivity of a moving coil galvanometer, more it is preferred, more it is preferred more is it preferred as it will be able to detect, as we will be able to detect smaller values of current, smaller values of current using such galvanometers, using such galvanometers. So this is an electrical device which is based on the torque acting on a coil, on a current carrying coil in moving coil galvanometer. और ये है उस डिवाइस के बारे में जितना भी तुम्हें पता होना चाहिए। अब मैं तुम्हें क्वेश्चंस करवाना चाहूंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ से ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे तुमसे। अगर करंट सेंसिटिविटी ज्यादा है, इसका मतलब छोटा छोटा करंट भी वो डिटेक्ट, मतलब छोटे छोटे करंट को भी अपन डिटेक्ट कर सकते हैं उस गल्वानोमीटर की हेल्प से, क्योंकि वो डिफ्लेक्शन शो कर देती है। तो दैट इज प्रिफर्ड अगर मुझे छोटे छोटे करंट्स को मेजर करना है और डिटेक्ट करना है। लिखिए, खत्म, चैप्टर खत्म। यस, मैं ना तुम लोगों को मैग्नेटिज्म इन मैटर के अंदर एक बार जब हमारे टेंजेंट गल्वानोमीटर डिस्कस हो जाता है ना, उस चैप्टर के अंदर करवा दूंगी कि गल्वानोमीटर को कैसे अपन वोल्ट मीटर और एमीटर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, डन। इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आता। अगर आए तो एग्जैक्ट फॉर्मूलाज हैं, तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है कि भाई जो टॉर्क लग रहा है मैक्सिमम कॉइल्स के ऊपर, अगर मैं उसको स्प्रिंग की टर्म्स में लिखूं तो आई कैन डिफाइन द टॉर्जियोनल कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग प्रेजेंट इन द मूविंग कॉइल गल्वानोमीटर। एक तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर इसके ऊपर करंट सेंसिटिविटी के फॉर्मूला के ऊपर और पोटेंशियल सेंसिटिविटी के फॉर्मूला के ऊपर, इनके ऊपर। और ये फॉर्मूलाज याद रखने वाले नहीं है। करवाऊं क्वेश्चन? आ जाओ। वी आर डन विद द चैप्टर बच्चों। रोहन बीच बीच में म्यूट करते हो गया क्लास को?
ये देखो, फिर अभी तो बताए कन्वर्जेंस के बारे में, आई विल नॉट रिपीट। Cyclotron is a deleted topic, you don't have to do cyclotron. ये देखो, इतना कुछ ढिंचक टॉपिक नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चंस हुए इसके ऊपर, तो जो है वो मैं तुम लोगों को दिखा देती हूँ आज की क्लास में, जो भी टॉपिक अपन ने किया है उसके ऊपर, सिर्फ इसके ऊपर ही क्यों। क्वेश्चंस निकाल रही हूँ बच्चों, कमेंट सेक्शन पे ध्यान नहीं है। 21, 22, 23, 24, 25 के और देख लो। इजी है यार मैग्नेटिक फिजिक्स, पता है। क्योंकि पहली बार रीजन बीइंग द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस यूनिट। तो ये ना रूल है, ये एजुकेशन का रूल है कि कोई भी यूनिट जब तुम्हें जिस क्लास में इंट्रोड्यूस होता है ना, उस क्लास में बेसिक लेवल का ही रहता है हमेशा वो। मैकेनिक्स तुम्हारे लिए, मैकेनिक्स तुम्हें 11 12 में इंट्रोड्यूस नहीं हुई है, तो उसके ऊपर बिल्कुल ढिंचिक ढिंचिक क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, आप वहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। देयर इज नो इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस दैट यू कैन डू फॉर मैकेनिक्स, बट फॉर मैग्नेटिक फिजिक्स और ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स द केस इज नॉट द सेम। 23 के क्वेश्चन पेपर पे पहुंच चुके हूँ। थोड़ी मस्ती कर दें क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का एक क्वेश्चन ऐसे मस्ती मस्ती में सॉल्व कर लें, वो वाला टॉपिक भी कंप्लीट करेंगे, है ना, बट ऐसे मस्ती मस्ती में, है ना, करते हैं। उठा लिया मैंने, 2023 का एक क्वेश्चन दिखा मुझे। क्या कुछ ही यार बच्चों अपन कर देते हैं ना क्लास में। कैसी मस्ती है ये मजा नहीं आता। पच्चीस पे आ चुकी हूँ।
बस ये PYQs करना फिर भाग जाना। ओके, सारे पोकेमॉन्स मैंने कैच कर लिए हैं। अच्छा, तुम लोग ज्यादा छोटे थे क्या जब वो नहीं ट्रेंड आया था? एक ऐप बनी थी, एक गेम आया था पोकेमॉन वाला। उसमें लिटरली मतलब आपको अपना कैमरा ऑन करना होता है और ऐसे अलग अलग जगह घूम घूम के पोकेमॉन कैच करने होते हैं। तुम लोगों ने किया है वो, खेला है वो गेम? मुझे याद नहीं आ रहा उस गेम का नाम। यस, पोकेमॉन गो। मतलब तब ना मुझे ऐसे एकदम से हिट किया था कि यार मतलब क्रिएटिविटी भी क्या चीज है। सोचो, ऐसे बिल्कुल पार्क में जाके कैमरा ऑन करके ऐसे पोकेमॉन्स ढूंढ रहे हैं। कहाँ, और ऐश को देख के अपन बड़े हुए थे। अपन तो क्या ही बोलूं, अब तो एज गैप आ गया है यार। पहले तो जब मैं कोई चीज बोलती थी ना, मेरा जो पहला और दूसरा बैच था, बच्चे रिलेट भी कर पाते थे। अब कुछ कुछ बच्चे रिलेट कर पाते होंगे। 15 मिनट में ही होंगे क्वेश्चंस, और 15 मिनट में 8 बज जाएंगे। शुरुआत में 2025 से ही करूंगी। पिकाचू इज योर फेवरेट? बच्चों, 2-3 साल पहले ना मैं तो अपने कोर्सेज का नाम भी पोकेमोन के पीछे रखती थी। एक का नाम रखा था म्यूटू कोर्स, बिकॉज म्यूटू सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है। तो वो एक क्रैश कोर्स निकाला था, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्रैश कोर्स नाम क्या है? म्यूटू। पबजी खेलती थी तो AK-47 प्रैक्टिस सेशंस। फिर भी भगवान कसम, कैसे बच्चे मुझे सीरियसली ले सकते थे। चलो, एक क्वेश्चन दिखाती हूँ, वो सॉल्व करो। आई विल बी बैक इन अ मिनट, पानी लेके आती हूँ मैं। ये सॉल्व करना 2018 का क्वेश्चन।
हाँ जी, चलो नाउ लेट्स गेट दिस डन। तो पहला क्वेश्चन 2018 का ये, करंट सेंसिटिविटी गिवन है, पोटेंशियल सेंसिटिविटी गिवन है, रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वानोमीटर पूछी हुई है। तो मैं तो भैया अपना सिंपल अगर ओम्स लॉ लगाऊं तो ये मेरे पास आ जाता है V इज इक्वल टू IR। लेकिन बात ये है V इज नॉट द पोटेंशियल सेंसिटिविटी, I इज नॉट द पोटेंशियल सेंसिटिविटी। व्हेन आई टॉक अबाउट द करंट सेंसिटिविटी इट इज थीटा बाय V, थीटा बाय I, एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द पोटेंशियल सेंसिटिविटी इट इज थीटा बाय V। तो मैं ऐसा करती हूँ, इस इक्वेशन को इन्वर्स कर देती हूँ। तो मेरे पास आ गया 1/V इज इक्वल टू 1/I मल्टीप्लाइड बाय 1/R। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। और अब अगर मानो मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में थीटा मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ गया पोटेंशियल सेंसिटिविटी। देखो ये मेरे पास आ गया पोटेंशियल सेंसिटिविटी, इनवर्स पोटेंशियल सेंसिटिविटी इज इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय द रेजिस्टेंस। अब सारी वैल्यूज गिवन है। पोटेंशियल सेंसिटिविटी देखो 20 डिविजन्स, 20 डिविजन्स पर पोटेंशियल है, SI यूनिट में लिख दिया, ठीक है। करंट सेंसिटिविटी की बात करूं तो ये 5 डिविजन्स पर मिली एम्पियर है। इसका मतलब ये 5000 डिविजन्स पर एम्पियर है। SI यूनिट में होना चाहिए ना सब। तो ये मेरे पास आ गया 5000 और ये मेरे पास आ गई रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई, 500 डिवाइडेड बाय 2 बोले तो 250 ओम, जो तुम लोग बोल रहे थे C फॉर चुड़ैल। ठीक है, आगे बढ़ते हुए पहले बेसिक बेसिक क्वेश्चंस कर लो। ये लेंदी वाला क्वेश्चन लास्ट में करवाती हूँ। 2013 का क्वेश्चन तुम्हें बोला हुआ है कि अगर मान लो एक करंट लूप एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट हो, तो अब 4 ऑप्शंस गिवन है, उनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहला ऑप्शन ये है कि इट कैन बी इक्विलिब्रियम, इट कैन बी इन इक्विलिब्रियम इन 2 ओरिएंटेशंस, बोथ द इक्विलिब्रियम स्टेट्स आर अनस्टेबल। गलत, एक स्टेबल है दूसरा अनस्टेबल है। can be equilibrium in 2 orientations, one stable while the other is unstable। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे स्टेबल होता है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री के ऊपर अनस्टेबल होता है। वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, ये तुम्हारा 2021 या फिर 22 का क्वेश्चन है, या फिर पता नहीं 23 का क्वेश्चन, आई डोंट नो, या फिर पता नहीं 24 का क्वेश्चन है, बट किसी का तो क्वेश्चन है। तुम्हें बोला हुआ है कि तुम्हारे पास ना एक यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर है जिसकी लेंथ 12L है और रेजिस्टेंस की वैल्यू R है, ठीक है। और अब मैं इनको कॉइल्स में कन्वर्ट कर रही हूँ और दोनों कॉइल्स के अंदर I का करंट जा रहा है, पता नहीं रेजिस्टेंस क्यों दे दी, व्हाटएवर। तो तुम्हारे पास इस तरीके से एक वायर है 12A के लेंथ की। तो सबसे पहले तुमने क्या किया ना, उसको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में कन्वर्ट किया जिसकी साइड A है। उसके बाद में तुमने इसको एक स्क्वायर में कन्वर्ट किया जिसकी साइड A है। दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट बताना है तुम्हें, दोनों सिनेरियोज में मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा। जैसे मैं ऑप्शंस को देख पा रही हूँ, दोनों कॉइल के अंदर करंट तुम्हें I लेना है। तो मेरे पास 12A लेंथ की एक वायर है, पहले मैंने उसको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दिया जिसकी साइड A है, फिर बाद में मैंने उसको एक स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया जिसकी साइड A है। तो दोनों सिनेरियोज में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना बनेगा, इट इज वेरी इजी। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक कॉइल का हो जाएगा I मल्टीप्लाइड बाय एरिया, n नंबर ऑफ कॉइल्स का हो जाएगा नंबर ऑफ कॉइल्स मल्टीप्लाइड बाय करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ वन कॉइल। तो अब एक एक करके स्टडी करो कि अगर मान लो मेरे पास 12A लेंथ की एक वायर है, ठीक है, तो मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रही हूँ, A खत्म नहीं हुई है अभी, देखो 12A लेंथ की वायर है, फिर दोबारा से A, फिर दोबारा से A, फिर दोबारा से A, मतलब यहाँ पर 4 कॉइल्स आ गए ना। ये देखो बच्चों, यहाँ पर इस तरीके से 4 कॉइल्स आ गए और फिर उसके बाद मैंने उसको स्क्वायर में कन्वर्ट किया, तो स्क्वायर की पूरी जो पेरीमीटर है स्क्वायर का, दैट इज 4A। तो अगर 12A लेंथ की वायर है तो यहाँ पर 3 कॉइल्स आए हैं। ये देखो यहाँ पर तुम्हारे पास 3 कॉइल्स आए हैं। तो अब अगर मान लो मैं मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन करने लगूं और इनके अंदर करंट I का है, ठीक है, तो अब मान लो अगर मैं इसकी मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन करने लगूं तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट कितनी आ गई, कितने नंबर ऑफ कॉइल्स हैं,
उन कॉइल्स के अंदर करंट कितना है मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज द एरिया ऑफ वन कॉइल। तो 3ia² तुम्हें ऑप्शन नंबर 1 में भी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में भी दिख रहा है। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकते। और अब थोड़ा सा स्मार्ट स्ट्रैटेजी से चलो कि मान लो अगर मैं यहां पर इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालती हूँ, ठीक है, तो हिट एंड ट्रायल से चलो कि ये मेरे पास कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ कॉइल्स मल्टीप्लाइड बाय द करंट इन द वन कॉइल मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ वन कॉइल, है ना। तो मैं जब ये वाले ऑप्शन को देख रही हूँ तो एरिया ऑफ वन कॉइल इतना बताया हुआ है, ए का स्क्वायर। बाकी चलो अपन हिट एंड ट्रायल मेथड से क्यों ही करें, हम लोग तो कंसेप्ट समझ रहे हैं। तो मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर ले जाती हूँ। तो मुझे इसका एरिया निकालना पड़ेगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं, आ जाओ। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। तो ये वाली साइड ए, ये वाली साइड ए, ये वाली साइड ए। व्हाट इज द एरिया, हाफ इंटू लेंथ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो बेस ए का है, ये एच हाइट निकाल लेती हूं मैं ट्रिगोनोमेट्री से। चलो ये बेसिक मैथमेटिक्स है। दिस इज a/2, दिस एंगल इज 60 डिग्री। तो तुम्हें 60 डिग्री के लिए ऑपोजिट निकालना है। बेस तुम्हारे पास है, tan 60 डिग्री से निकाल लो। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट बाय बेस। तो h की वैल्यू क्या आ गई, a/2 मल्टीप्लाइड बाय tan ऑफ 60 डिग्री विच इज √3। तो अब अगर मैं एरिया निकालूं तो ये मेरे पास आ गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, विच इज व्हाट, विच इज √3 a² बाय 4। तो मैग्नेटिक मोमेंट फिर कितना आ गया, कितने नंबर ऑफ कॉइल्स हैं, जो कि है 4, हर कॉइल में कितना करंट है, जो कि है I, मल्टीप्लाइड बाय एक कॉइल का कितना एरिया है, तो ये आ गया √3a² बाय 4। तो वैल्यू यहां पर कितनी आ गई, √3ia²। विच ऑफ द ऑप्शंस गिव्स मी द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। यस, ऑप्शन नंबर ए। डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, डिफिकल्ट क्वेश्चन बिल्कुल नहीं था। ये बिल्कुल लॉजिक था कि भाई अगर 12a लेंथ की वायर है ना, और यहाँ पर जो अगर मैं इनकी सारी साइड को मिला दूं तो अगर वो 3a बन रहा है, तो 3a जब 4 बार आएगा तभी तो 12a बनेगा। उसी तरीके से 4a जब 3 बार आएगा तभी तो 12a बनेगा। मतलब यहाँ पर 4 कॉइल्स है, यहाँ पर 3 कॉइल्स हैं। एक्स्ट्रा मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड थी तुम्हारी एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल निकालने की, जो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल पहले भी चैप्टर्स में क्वेश्चंस में निकाल चुके हैं। दिस इज बेसिक ट्रिगोनोमेट्री। एरिया ऑफ द ट्राइंगल ऐसे निकलता है। तो बेस अगर ए है, अब तुम्हें सिर्फ हाइट चाहिए, मतलब तुम्हें सिर्फ ये चाहिए। तो तुम देखो ना, एक साइड तुम्हें चाहिए, ये वाला एंगल तुम्हारे पास है, ये तुम्हारे पास a/2 है, तो tan 60 डिग्री से कर सकते हो ऑपोजिट बाय बेस। ऐसे भी कर सकते थे कि ये तुम्हारे पास h है, हाइपोटेनियस तुम्हारे पास ये है, ये 60 डिग्री है, तो हाइपोटेनियस और ऑपोजिट को कनेक्ट करता हुआ साइन होता है, तो साइन 60 डिग्री से भी चल सकते थे ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस, तो भी आंसर सेम आता। आगे बढ़ते हुए, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखना, ये मस्ती बाद में करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखना, तुम्हारे 2025 का क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन देखो कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तुम्हें बोला हुआ है 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है 2 सर्कुलर कॉइल्स के अंदर, और उन सर्कुलर कॉइल्स के रेडियस का रेशियो है 1/2। तो सेम करंट फ्लो कर रहा है 2 कॉइल्स में, उन दोनों कॉइल्स के रेडियस का रेशियो दिया हुआ है, और तुमसे पूछा हुआ है व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर मैग्नेटिक मोमेंट। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर मैग्नेटिक मोमेंट। दिस शुड बी वेरी इजी, जल्दी से आंसर दो। वेरी गुड, 1/4। इससे ज्यादा टाइम भी जरूरत नहीं थी, देने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन को। कि अगर मान लो मैं एक कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट निकालूं, तो आ गया करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया। सर्कुलर कॉइल्स हैं, तो ये आ गया मेरे पास करंट मल्टीप्लाइड बाय πr²। अब दोनों कॉइल्स के अंदर अगर करंट सेम है, मैग्नेटिक मोमेंट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर।
तो यहां से मेरे पास आ गया m1/m2 इज गोइंग टू बी गिवन बाय r1/r2 का स्क्वायर। तो रेडियस का रेशियो गिवन है 1/2, तो ये मेरे पास आ गया 1/2 का स्क्वायर 1/4। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन करवाती हूँ, नॉट ए डिफिकल्ट क्वेश्चन, जितना डायरेक्ट हो सकता है उतना डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर ये थोड़ा सा लेंदी है। ये वाला क्वेश्चन देखो जो 2015 में पूछा गया था। तो तुम्हें बोला हुआ है कि तुम्हारे पास ना एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, पूरा पढ़ते हैं क्वेश्चन को। तुम्हें बोला हुआ है कि तुम्हारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, इतनी लेंथ का इतनी विड्थ का, जिसके अंदर 50 टर्न्स हैं, जिसके अंदर 50 टर्न्स हैं। अच्छा, नो 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 नो, दिस इज एन इजी क्वेश्चन, मैं तो कोई और क्वेश्चन ले गई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन, तो तुम्हारे पास एक कॉइल है, लेंथ गिवन है, विड्थ गिवन है, 50 टर्न्स गिवन है, और तुम्हें बोला हुआ है ये इतनी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और कॉइल के अंदर 2 एम्पियर का करंट है। सो नाउ व्हाट इज गिवन इज कि जो प्लेन ऑफ द कॉइल है ना, उसके बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 30 डिग्री का एंगल है। तो ऑब्वियस सी बात है इसके ऊपर टॉर्क लग रहा होगा। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि तुम्हें कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा अगर तुम इस चाहते हो कि ये रोटेट ना करे। मतलब तुम समझ रहे हो कि ऑब्वियस सी बात है कि अगर मान लो ये मेरे पास इस तरीके से एक कॉइल है, ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये वो क्वेश्चन है जो मैं तुम्हें बोल रही थी ना कि एक पीवाईक्यू में बेवकूफ बनाने की कोशिश की है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक मोमेंट। तो तुम्हें बोला हुआ है प्लेन ऑफ द कॉइल के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ये वाला जो एंगल है ना, दैट इज 30 डिग्री। तो इसके ऊपर टॉर्क लगेगा। तो क्वेश्चन बस अब ये है कि देखो, डायरेक्टली भी तुमसे पूछा जा सकता था व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट, लेकिन सेम चीज पूछी हुई है थोड़ा सा वर्ड्स को ट्विस्ट करके कि टॉर्क लगेगा तो ये रोटेट करेगा। लेकिन अब तुमसे ये पूछा हुआ है कि अगर तुम चाहते हो कि ये रोटेट ना करे तो तुम्हें कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा। तो अगर मान लो इसके ऊपर 30 न्यूटन मीटर का टॉर्क लग रहा है जिसकी वजह से ऐसे घूमे, तो तुम 30 न्यूटन मीटर का टॉर्क लगा दो जिसकी वजह से ऐसे घूमे और फिर ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। बट निकालना तुम्हें क्या ही है, निकालना तुम लोगों को यही है, व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल। निकालना तुम्हें यही है, व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल। निकालो। कंफ्यूज भी नहीं हो सकते तुम लोग, एक ही फॉर्मूला है टॉर्क ऑन द कॉइल्स का। देख लेते हैं। तो देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, m क्रॉस बी, तो ये मेरे पास आ गया mb साइन थीटा। तो एक तो मुझे पता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड कितनी है जो डायरेक्टली गिवन है 0.2 यूनिट्स की, एक मैग्नेटिक मोमेंट पता होना चाहिए 50 टर्न्स का, और एक मुझे एंगल पता होना चाहिए। तो एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक मोमेंट पे मैं फोकस करना चाहूंगी। तो देखो जो मैग्नेटिक मोमेंट एक कॉइल का है वो मेरे पास कितना आ गया कि कितना करंट फ्लो कर रहा है मल्टीप्लाइड बाय एक कॉइल का एरिया कितना है। तो करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पर 2, एरिया मेरे पास क्या आ गया, रेक्टेंगुलर कॉइल है तो ये मेरे पास आ गया लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, तो ये आ गई मेरे पास लेंथ, ये मेरे पास आ गई ब्रेथ, तो ये मेरे पास आ गया 24 इंटू 10⁻⁻3। तो इतना मैग्नेटिक मोमेंट है एक कॉइल का। तो ऑब्वियस सी बात है जो मैग्नेटिक मोमेंट 50 कॉइल्स का होगा वो 50 टाइम्स होगा, 50 टाइम्स ऑफ 24 इंटू 10⁻⁻3। तो ये बना तुम्हारे पास, इसको तुम अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक मिनट।
दिस इज 50 इंटू 2 इंटू 12 इंटू 10 रेज टू पावर -3, तो ये मेरे पास आ गया 12 इंटू 10 रेज टू पावर -1, 1.2, तो ये मेरे पास आ गया 1.2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये तो मैंने निकाल लिया। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है तुम्हारे पास 0.2। अब मुझे एंगल चाहिए, तो तुम्हें बोला हुआ है कि ये जो कॉइल का जो प्लेन है और मैग्नेटिक फील्ड है, जो प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच में जो एंगल है वो तुम्हें दिया हुआ है 30 डिग्री। तो ऑब्वियस सी बात है, मैग्नेटिक मोमेंट तो हमेशा प्लेन से परपेंडिकुलर होती है, तो मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल आएगा ना, दैट इज 60 डिग्री। सो दिस इज 60 डिग्री। नाउ सॉल्व इट। तो मैग्नेटिक मोमेंट आ गया मेरे पास 1.2 का, मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास आ गई 0.2 की, ये मेरे पास आ गया साइन ऑफ 60 डिग्री। So this becomes 0.24 into under root 3/2. This becomes 0.12 into 1.73. ठीक है, तो ये देख लो 173 1 2 3 3 4 6 173 6702 20.7 0.2 4 आएंगे ना, 0.207 0.207। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। और ये थे बच्चों, मस्ती नहीं करते हैं, बस इतना करते हैं आज की क्लास में, सिंस 2 घंटे हो चुके हैं। ये हमारा बच्चों जो चैप्टर है वो अब खत्म हो चुका है। ठीक है, अब सुनो, अब कल की क्लास में एक और चैप्टर खत्म। मैंने तुम्हें बताया था टाइम सिर्फ मैकेनिक्स लेती है, सिर्फ मैकेनिक्स लेती है। तुम देख लो, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म आज खत्म, कल मैग्नेटिज्म एंड मैटर खत्म, फिर 3-4 क्लासेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन खत्म, फिर 3-4 क्लासेस में अल्टरनेटिंग करंट खत्म, 2 क्लासेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स खत्म। ठीक है, तो कल मिलते हैं शाम को 6 बजे, मैग्नेटिज्म एंड मैटर के चैप्टर को खत्म करते हैं। और ये जो क्वेश्चन टाइप है ना कि किस तरीके से गल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किया जाता है, गल्वानोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट किया जाता है, दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द इनर वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द गल्वानोमीटर। तो अभी बिकॉज यहाँ पर नहीं कर पाए हैं, तो गल्वानोमीटर का टॉपिक जब हमारे नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, जो कि मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाला चैप्टर है, जो कि हमारी कल की क्लास में आएगा, कल मैं तुम लोगों को वो कन्वर्जन्स करवा दूंगी। ठीक है, ओके, चलो, दैट इज ऑल एवरीवन, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब अपन नेक्स्ट क्लास में, और डीपीपीज मैं तुम लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगी, डो नॉट वरी अबाउट दैट। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सायोनारा, सी यू टुमारो एट 6 PM। ठीक है, बाय बाय, गुड बाय बच्चों, गुड बाय, टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।